हाथ हिलाने से वहां से कुछ नहीं होगा। टूल लेकर के बैठो आकर के, बहुत जगह है। टूल दो सबको, टूल लेकर के बैठेगा, वहां से हाथ मत हिलो। ठीक है। चलिए, टूल ले लेकर के बैठते जाइए। टूल का व्यवस्था कर दिए हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, ए टूल वाला, और थोड़ा आगे आ जाओ तुम। हाँ 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 हाँ, वही वही, वही रुको, वही। कॉपी किताब तुम्हारा? ऐसे हम मुजरा करते हैं क्या? बिना कॉपी किताब का आ गया है। उधर जो हाथ हिला रहा है, हाथ हिलाते रह जाएगा बाबू। नहीं तो टूल लेकर के बैठ जाओ आराम से। टूल बोल रहे हैं, टूल लेकर के बैठ जाओ। बैठने वाला बैठ रहा है। क्या हुआ? टूल लेकर के आइए, बैठ जाइए आराम से। हाथ हिलाने से थोड़े कुछ हो जाएगा। जिसको बैठना है बैठ रहे हैं। पंखा थोड़ा सही करो नहीं यार, हवा का है अंधेरा। चलिए, टूल लेने वाला टूल लेके बैठ गया, हाथ हिलाने वाला हाथ हिला रहा है। चलिए आइए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? महाराष्ट्र से ना। भारत में अंग्रेजों की होने वाली प्रथम राजनीतिक हत्या किसकी हत्या है? रैंड और आयट्स की हत्या। मित्र मेला नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन है? बीडी सावरकर। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या किसने की? किसने की? अनंत कानहड़े ने। नासिक षड्यंत्र केस में बीडी सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। चलिए, लेकिन 1924 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। जो आप क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे हैं, इस क्रांतिकारी आंदोलन में क्रांतिकारियों के गतिविधियों के बारे में आपको पढ़ने हैं। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत निश्चित तौर पर भारत के महाराष्ट्र राज्य से हुई है, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार दिल्ली में भी देखने को मिलता है, पंजाब में भी देखने को मिलता है, बिहार में भी, बंगाल में भी देखने को मिलता है। तो क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना था दिल्ली,
और दिल्ली के क्रांतिकारियों के ऊपर जो केस चला है उस केस को इतिहास में कहा जाता है दिल्ली षड्यंत्र केस। तो यहां पर इस बात को हमें समझना है कि दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है। यहां पर इस बात को हमें समझना है कि दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है। फिर आप बंगाल और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को देखेंगे तो यहां पर आपको हावड़ा षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के विषय में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर दिल्ली षड्यंत्र केस को पढ़ते हैं और फिर हावड़ा षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर हम पढ़ते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस। देखिए, दिल्ली क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना था। जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी शासन के दौरान 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। पहली बार 1877 में, दूसरी बार 1903 में, तीसरी बार 1911 में। कहा जाता है कि 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत आगमन हुआ था और उन्हीं के सम्मान में तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को हुआ। 12 दिसंबर 1911 को तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और 12 दिसंबर 1911 को जब तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो इस दिल्ली दरबार में कई घोषणाएं की गई और उन घोषणाओं में एक घोषणा यह भी किया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया जाएगा। 1911 से पहले भारत की राजधानी दिल्ली नहीं हुआ करती थी, बल्कि 1911 से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। कहां हुआ करती थी? कोलकाता। 1911 से पहले भारत की राजधानी कहां हुआ करती थी? कोलकाता। कोलकाता। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली को बनाया जाएगा। तृतीय दिल्ली दरबार के घोषणा के तहत भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई और भारत की राजधानी दिल्ली बनी है 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी बनी है दिल्ली। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी बनी है दिल्ली। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कहां बनी है? दिल्ली। दिल्ली। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी बनी है दिल्ली। दिल्ली। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनी है। 1 अप्रैल 1912 को जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी तो उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और हार्डिंग द्वितीय का कालखंड आप याद कीजिए। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कालखंड की अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, एज ए वायसराय, इनका कालखंड है 1910 से 1916। एज ए भारत के वायसराय, एज ए भारत के वायसराय हार्डिंग द्वितीय का कालखंड है 1910 से 1916। एज ए भारत का वायसराय हार्डिंग द्वितीय का कालखंड है 1910 से 1916। इन्हीं के समय तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ जिसके तहत भारत की राजधानी दिल्ली बनी और जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी तो भारत के वायसराय हुआ करते थे हार्डिंग द्वितीय। 1 अप्रैल 1912 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। जब भारत की राजधानी कोलकाता थी तो हार्डिंग द्वितीय कोलकाता में ही रहा करते थे। जब भारत की राजधानी कोलकाता थी तो हार्डिंग द्वितीय कोलकाता में ही रहा करते थे। लेकिन जब 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बन गई तो अब हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता से अपना बोरा बिस्तर समेट लिया और कलकत्ता से अपना बोरा बिस्तर समेट करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता से दिल्ली की ओर प्रस्थान जब कर रहे थे
जब हार्डिंग द्वितीय दिल्ली में प्रवेश करने वाले थे तो हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका गया। हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका गया। जैसे आज भारत का राष्ट्रपति है, वैसे ही उस समय वायसराय था। आज राष्ट्रपति को बम से उड़ा दिया जाना कितनी बड़ी घटना है। वैसे उस समय वायसराय को बम से उड़ा दिए जाने का प्लान भारत के क्रांतिकारियों ने बनाया। भारत के क्रांतिकारियों के मन में यह विचार आया कि जो सबसे ऊंचा पद पर आसीन पदाधिकारी है उसी को बम से उड़ा देंगे, और उसको बम से उड़ाएंगे, अंग्रेजों में दहशत पैदा हो जाएगा, डर का माहौल पैदा हो जाएगा, भय का माहौल पैदा हो जाएगा। और जब अंग्रेजों में दहशत पैदा हो जाएगा तो अंग्रेज अपने आप भारत को छोड़कर चले जाएंगे। अंग्रेज अपने आप भारत को छोड़कर चले जाएंगे। अंग्रेज अपने आप भारत को छोड़कर चले जाएंगे। देखिए, जैसे गुंडा मवाली क्या करता है, दहशत पैदा करता है, समझे, दहशत पैदा करता है, और डर पर उसका मार्केट होता है। डर पर उसका मार्केट होता है, डर पर, समझे, डराएगा आप। डर गए तो ठीक है, नहीं डरे या तो शांत हो जाता है या आपके साथ गलत भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि गलत नहीं कर सकता। तो भारत के क्रांतिकारी अंग्रेजों में एक दहशत पैदा करना चाहता था, एक डर का माहौल पैदा करना चाहता था, एक दहशत और एक डर का माहौल पैदा करना चाहता था। इसी वजह से क्रांतिकारियों ने हार्डिंग द्वितीय को बम से उड़ाने की योजना बनाया, और जब हार्डिंग द्वितीय दिल्ली में प्रवेश करने वाला था उस पर बम फेंका गया। और हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना बनाया था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस बनाया था। हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया, लेकिन हार्डिंग द्वितीय लक्की था, भाग्यशाली था। उस बम कांड में हार्डिंग द्वितीय बच गया। उस बम कांड में हार्डिंग द्वितीय बच गया, जिंदा बच गया। लेकिन हार्डिंग द्वितीय पर जो बम फेंका गया, इसको लेकर दिल्ली के क्रांतिकारियों के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया है, वही मुकदमा इतिहास में कहलाता है दिल्ली षड्यंत्र केस। और जब दिल्ली षड्यंत्र केस चलने लगे तो उसमें रास बिहारी बोस का नाम आने लगा। और जब रास बिहारी बोस का नाम आने लगा तो रास बिहारी बोस भागकर जापान चले गए, क्योंकि जापान ब्रिटेन का धूढ़ विरोधी था। जापान और ब्रिटेन एक दूसरे का विरोधी था। इसी वजह से वो भागकर जापान चले गए, और जापान में रहते हुए रास बिहारी बोस ने भारत की आजादी के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया। लेकिन दिल्ली षड्यंत्र केस में 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। और दिल्ली षड्यंत्र केस में जो 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई, भले दिल्ली षड्यंत्र केस के मुख्य सूत्रधार रास बिहारी बोस भागकर जापान चले गए, लेकिन रास बिहारी बोस को हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने में मदद जो क्रांतिकारी किए थे, उन क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई, और कुछ क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। कुछ क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। 4 क्रांतिकारी को दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई। जिस 4 क्रांतिकारी को दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई है, वो है अवध बिहारी, बाल मुकुंद, मास्टर अमीर चंद और बसंत बिस्वास। अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत बिस्वास, मास्टर अमीर चंद। अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत बिस्वास, मास्टर अमीर चंद, ये 4 क्रांतिकारी को दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी पर लटकाया गया। और
मरने का डर हर किसी को होता है। और अंग्रेजों ने जो क्रांतिकारियों के आवाज को दबाया है, क्रांतिकारियों को सूली पर चढ़ाकर, क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाकर, अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की आवाज को दबाने का काम किया है। क्रांतिकारी तो ऐसे हंस करके फांसी पर झूल जाते थे, लेकिन उन्हें यह भी लगता था कि आगे क्रांति कौन फैलाएगा, जब हम चले जाएंगे तो आगे क्रांति कौन फैलाएगा। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी आमरण अनशन किए थे, और आमरण अनशन के दौरान महात्मा गांधी का तबीयत बड़ी बिगड़ गया था, और ऐसा स्थिति आ गया था कि अब गांधी जी अब तब में थे। अंग्रेज चंदन का लकड़ी सब मंगाना शुरू कर दिया था कि बुढ़ऊ जाएगा, इसको चंदन के लकड़ी में दफनाएंगे, समझे, जलाएंगे। लेकिन गांधी जी समझ गए हमारे जाने के बाद देश का क्या होगा, आजाद करेगा अंग्रेज की नहीं करेगा। तो गांधी जी बिना मनाए हुए ही अपने मन से ही आमरण अनशन तोड़ दिए, समझ गए। सामान्य तौर पर आमरण अनशन करता है तो कोई मनाने के लिए जाता है, उसका व्रत तोड़वाता है जूस पिला करके, समझ गए। हाँ, आजकल का नेता तो पहले ठूस लेता है पूरा, सुबह में 8-9 बजे तक बढ़िया से ठूस लेगा और 10 बजे बैठ जाएगा, और शाम 4 बजे होते होते जो है खत्म, समझे। ठूसना मतलब भर पेट खा लेना, समझे। तो ये है। तो अब नीचे से लिखिए, हेडिंग मारिएगा दिल्ली षड्यंत्र केस। कॉस्ट में 1912। दिल्ली षड्यंत्र केस, कॉस्ट में 1912। लिखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का, दिल्ली षड्यंत्र केस, कॉस्ट में 1912 डैश देकर, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र दिल्ली बना। फुल स्टॉप। तृतीय दिल्ली दरबार तृतीय दिल्ली दरबार जिसका आयोजन तृतीय दिल्ली दरबार जिसका आयोजन तृतीय दिल्ली दरबार जिसका आयोजन दिसंबर तृतीय दिल्ली दरबार जिसका आयोजन दिसंबर 1911 में हुआ था। इसमें यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी को दिल्ली बनाया जाएगा
भारत की राजधानी को दिल्ली बनाया जाएगा। और इस घोषणा के तहत और इस घोषणा के तहत और इस घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 को एक अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कोलकाता थी। राजधानी परिवर्तन के समय राजधानी परिवर्तन के समय राजधानी परिवर्तन के समय वायसराय राजधानी परिवर्तन के समय वायसराय हार्डिंग द्वितीय थे। फुल स्टॉप। हार्डिंग द्वितीय हार्डिंग द्वितीय जब कोलकाता से हार्डिंग द्वितीय जब कोलकाता से दिल्ली हार्डिंग द्वितीय जब कोलकाता से दिल्ली प्रवेश कर रहे थे हार्डिंग द्वितीय जब कोलकाता से दिल्ली प्रवेश कर रहे थे तो उन पर बम फेंका गया। इस बम कांड में हार्डिंग द्वितीय बच निकले। बम कांड में हार्डिंग द्वितीय बच निकले। बम कांड के जरिए भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों के बीच
बम कांड के जरिए भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों के बीच एक दहशत, एक शब्द को छोड़ दीजिए, दहशत, दहशत पैदा करना चाहते थे। दहशत मतलब डर, भय का माहौल। दहशत पैदा करना चाहते थे, दहशत पैदा करना चाहते थे। दहशत पैदा करना चाहते थे, डर का माहौल, भय का माहौल, दहशत पैदा करना चाहते थे। फुल स्टॉप। इस बम कांड को लेकर 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 भारतीय क्रांतिकारियों पर बम कांड को लेकर भारतीय क्रांतिकारियों पर जो मुकदमा चलाया गया, बम कांड को लेकर भारतीय क्रांतिकारियों पर जो मुकदमा चलाया गया, उसी मुकदमा को इतिहास में उसी मुकदमा को इतिहास में दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। उसी मुकदमा को इतिहास में दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। जब इस केस में रास बिहारी बोस का नाम जब इस केस में रास बिहारी बोस का नाम आने लगा, तो वे भारत छोड़कर जापान चले गए। तो वे भारत छोड़कर जापान चले गए। इस केस के अंतर्गत चार क्रांतिकारियों को इस केस के अंतर्गत 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। जो निम्न है। एक नंबर में अवध बिहारी, अवध बिहारी। 2 नंबर में बाल मुकुंद,
बालमुकुंद। 3 नंबर में बसंत बिस्वास। बसंत बिस्वास। 4 नंबर में मास्टर अमीर चंद। मास्टर अमीर चंद। चलिए एक बार इसको पढ़िए तो गुरुदेव लोग, पढ़िए। ए पढ़िए गुरुदेव सब, पढ़िए पढ़िए, ए दीदी जी लोग पढ़िए 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 जल्दी। पढ़ लिए, सुनिए, अकबकाइएगा ना, क्वेश्चन सुनिएगा पूरा तब जवाब दीजिएगा। किस दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई? तृतीय दिल्ली दरबार ना। किस दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा? तृतीय ना। और भारत की राजधानी दिल्ली कब से बनी? 1 अप्रैल 1900। भारत की राजधानी दिल्ली कब से बनी? भारत की राजधानी दिल्ली कब से बनी है? 1 अप्रैल 1912। भारत की राजधानी जब दिल्ली बनी थी तो भारत के वायसराय कौन थे? कौन थे? हार्डिंग। और जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बन गई तो हार्डिंग द्वितीय अपना बोरा बिस्तर समेट करके कलकत्ता से दिल्ली आ रहा था और फिर उस पर बम फेंका गया। उस बम कांड में वो बच गया, लेकिन इसके बावजूद हार्डिंग द्वितीय पर जो बम फेंका गया, उस बम कांड को लेकर जो केस चलाया गया वर्ष 1912 में भारत के क्रांतिकारियों पर, उस केस को इतिहास में क्या कहते हैं? दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस में जब रास बिहारी बोस का नाम आने लगा तो वो भारत से भागकर कहां चला गया? दिल्ली षड्यंत्र केस में कितने क्रांतिकारियों को फांसी की सजा? कितने क्रांतिकारी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दिल्ली षड्यंत्र केस में कितने क्रांतिकारियों को फांसी की सजा? कितने क्रांतिकारी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक बार फिर से, दिल्ली षड्यंत्र केस में कितने क्रांतिकारियों को फांसी? कितने क्रांतिकारी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर है? आगे हेडिंग मारिए बंगाल। 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 आइए देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भले ही महाराष्ट्र से हुआ, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बना था बंगाल। बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र क्यों बना? बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र इसलिए बना क्योंकि बंगाल में
राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई और राजनीतिक संगठन ने, जैसे इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन ने बंगाल में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया। राष्ट्रवाद मतलब भारतीयों के मन में भारतीय होने की भावना का विकास करना कि हम भारतीय हैं, अंग्रेज फिरंगी है, विदेशी है, इसको भारत से बाहर करना है। तो बंगाल में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करने हेतु राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। इंडियन एसोसिएशन जैसे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई, जिस संगठन ने बंगाल में राष्ट्रवाद को प्रचारित और प्रसारित किया। इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन ने जो बंगाल में राष्ट्रवाद को प्रचारित और प्रसारित किया, इस वजह से और वर्ष 1905 में जो बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया, यह भी एक कारण है कि बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। बारिंद्र कुमार घोष ने ही बंगाल में एक युगांतर पार्टी की स्थापना किया और बारिंद्र कुमार घोष द्वारा स्थापित जो युगांतर पार्टी है, युगांतर पार्टी से ही जुड़े हुए थे खुदीराम बोस। युगांतर पार्टी से ही जुड़े हुए थे खुदीराम बोस और खुदीराम बोस अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाया, जिसमें वे सफल नहीं हो पाए। लेकिन युगांतर पार्टी से जुड़े हुए ही खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाया और उसको अंजाम देने का प्रयास खुदीराम बोस ने किया, लेकिन उसमें वे असफल हो गए। प्रफुल्ल चाकी के साथ खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया, लेकिन किंग्सफोर्ड को वो मार नहीं पाया। इसके बावजूद खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस है। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस है। खुदीराम बोस मात्र 19 वर्ष के उम्र में उन्हें फांसी मिल गया था, लगभग 19 वर्ष। खुदीराम बोस का जन्म 1889 ईस्वी में बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। खुदीराम बोस का जन्म 1889 ईस्वी में 1889 खुदीराम बोस का जन्म 1889 ईस्वी में बंगाल के मिदनापुर में हुआ था और उन्हें 1908 ईस्वी में फांसी की सजा दे दी गई। 1908, 1889 में जन्म हुआ, 1908 में फांसी दे दिया गया। जोड़िए घटाइए, कितना हो रहा है? लगभग 19 बरस होगा। 1889, 1889, 1889 में जन्म हुआ, 1908 में फांसी दे दी गई। 1908, 1908 में फांसी दे दी गई। और कहा जाता है खुदीराम बोस को जो फांसी की सजा सुनाने वाला अंग्रेज जज था, उसका नाम था कर्नडफ। कर्नडफ, कर्नडफ नामक अंग्रेज जज ने जो है खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई। खुदीराम बोस के तरफ से केस लड़ने का काम कालिदास बोस ने किया था। कालिदास बोस ने जो है खुदीराम बोस की तरफ से केस लड़ने का काम किया, लेकिन फिर भी खुदीराम बोस को वो बचा नहीं सके और खुदीराम बोस एक हाथ में गीता लेकर शहीद हुए थे। गीता लेकर जो है एक हाथ में शहीद हुए थे। फिर आपको एक अलीपुर षड्यंत्र केस है। अलीपुर षड्यंत्र केस।
तो अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है, इस बात को आप समझिएगा। देखिए, एक तो अलीपुर बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता है, अलीपुर बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता है, बंगाल प्रेसिडेंसी में अलीपुर पड़ता है। देखिए, जो बंगाल के क्रांतिकारी थे, जो बंगाल के क्रांतिकारी थे, बंगाल के क्रांतिकारी अवैध हथियार रखते थे, अवैध हथियार, बिना लाइसेंस वाला हथियार रखता था। बिना लाइसेंस का हथियार बंगाल के क्रांतिकारी रखते थे, और जब जिस अंग्रेज को मन होता था टपका देता था, जैसे मौका मिला टपका दिया। समझिएगा, मतलब ये सब अंग्रेजों के बीच एक दहशत का माहौल पैदा करना था, इसी वजह से ऐसा काम किया जाता था। तो बंगाल के क्रांतिकारियों से अंग्रेज भी बड़ी डरता था, अवैध हथियार था। तो बंगाल के क्रांतिकारी जो अवैध हथियार रखते थे, इसी वजह से बंगाल के 34 कोई किताब 31 भी लिखता है, 31 भी लिखता है, लेकिन 34 बंगाल के 34 वैसे क्रांतिकारी जो अवैध हथियार रखते थे, उन्हें ब्रिटिश पुलिस गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया, और बंगाल के उन 34 क्रांतिकारियों के ऊपर अवैध हथियार रखने के आरोप में अलीपुर कोर्ट में केस चलाया गया वर्ष 1908 ईस्वी में, जिस केस को इतिहास में अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस बंगाल के अलीपुर कोर्ट में चलाया गया, और बंगाल के अलीपुर कोर्ट में बंगाल के वैसे 34 34 क्रांतिकारी जो अवैध हथियार रखते थे, इसी वजह से उनके ऊपर केस चलाया गया। उसी केस को इतिहास में अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस में घोष बंधु बारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष, ये दोनों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन घोष बंधु में से अरविंद घोष की पैरवी चित्तरंजन दास ने किया, और अरविंद घोष की पैरवी चित्तरंजन दास ने किया, इसी वजह से अरविंद घोष बच गए। और अरविंद घोष जब अलीपुर षड्यंत्र केस से बरी हुए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जेल प्रवास के दौरान हमें भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ था, ऐसा अरविंद घोष ने कहा। ऐसा अरविंद घोष ने इसलिए कहा ताकि क्रांतिकारी जेल जाने से डरे नहीं। अरविंद घोष ने यह बात इसलिए कहा कि जेल प्रवास के दौरान हमें भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, ताकि क्रांतिकारी जेल जाने से डरे नहीं, ताकि क्रांतिकारी जेल जाने से डरे नहीं। लेकिन घोष बंधु में से अरविंद घोष तो बच गया, लेकिन उन 34 क्रांतिकारियों में से ही एक नरेंद्र गोसाई था। नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया। नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया, और नरेंद्र गोसाई बंगाल के क्रांतिकारियों का चिट्ठा पुर्जा खोलने लगा कि फल्ला के पास यहां से हथियार आया है, चिल्ला के पास ये हथियार है। तो बारिंद्र घोष गुट का एक सदस्य था सत्येंद्रनाथ घोष। सत्येंद्रनाथ घोष सत्येंद्रनाथ घोष ने नरेंद्र गोसाई की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया था। नरेंद्र गोसाई अपना जान बचाना चाहता था, अपना जान बचाना चाहता था। तो नरेंद्र गोसाई अपना जान बचाने के लिए अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बन गया था। नरेंद्र गोसाई जो कि क्रांतिकारी ही थे, लेकिन अपना जान बचाने के लिए वो सरकारी गवाह बन गया। और जब नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया
तो बारिंद्र कुमार घोष गुट के सदस्य सत्येंद्र नाथ घोष ने नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। और फिर बारिंद्र कुमार घोष गुट के जितने भी सदस्य थे सबको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, सबको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो अलीपुर षड्यंत्र केस में फंसे क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, ताकि वो जेल में बंद रहेगा। जेल में बंद रहेगा तो क्रांति कैसे कर पाएगा? नहीं ना कर पाएगा। तो इससे बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां कमजोर पड़ जाएगी। और सच में इससे बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां कमजोर पड़ी है। इससे बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां कमजोर पड़ी भी है। समझे बात को? नीचे से लिखिए अब। लिखिए बंगाल। है लिखिए, लिखिए क्रांतिकारी आंदोलन का क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर बंगाल उभरा। क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर बंगाल उभरा। क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर बंगाल उभरा। बंगाल उभरा। बंगाल में उसी में बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन चलाने का श्रेय बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन चलाने का श्रेय बारिंद्र कुमार घोष। लिखना पड़ेगा, हे भगवान। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन चलाने का श्रेय बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। इन दोनों ने मिलकर भद्रलोक समाज, संगठन का नाम है भद्रलोक समाज। भद्रलोक समाज, भद्रलोक समाज। इन दोनों ने मिलकर भद्रलोक समाज, भद्रलोक समाज, भद्रलोक समाज नामक
संगठन की स्थापना किया? भद्रलोक समाज नामक संगठन की स्थापना किया। यही संगठन शुरुआत में बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया करता था। नेक्स्ट पॉइंट, बारिंद्र कुमार घोष ने, अगला पॉइंट, बारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर पार्टी युगांतर पार्टी और मनिकतुल्ला पार्टी, बारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर पार्टी और मनिकतुल्ला पार्टी बारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर पार्टी और मनिकतुल्ला पार्टी जैसे संगठन की स्थापना किया। इन संगठनों ने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट, युगांतर पार्टी से ही खुदीराम बोस युगांतर पार्टी से ही खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी युगांतर पार्टी से ही खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी
जुड़े हुए थे। युगांतर पार्टी से ही खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जुड़े हुए थे। इन दोनों इन दोनों ने ही इन दोनों ने ही मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड इन दोनों ने ही मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। लेकिन इसमें किंग्सफोर्ड के जगह प्रसिद्ध वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रसिद्ध वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रसिद्ध वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। पत्नी और पुत्री, प्रसिद्ध वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। इस कांड के बाद प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या इस कांड के बाद प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया। और खुदीराम बोस को ब्रिटिश पुलिस समस्तीपुर से गिरफ्तार कर
मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाया। नेक्स्ट पॉइंट, खुदीराम बोस के तरफ से केस की पैरवी। नेक्स्ट पॉइंट, खुदीराम बोस के तरफ से केस की पैरवी। खुदीराम बोस के तरफ से केस की पैरवी। खुदीराम बोस के तरफ से केस की पैरवी। खुदीराम बोस के तरफ से केस की पैरवी कालिदास बोस, कालिदास बोस, कालिदास बोस ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, खुदीराम बोस को खुदीराम बोस को शिव प्रसाद मिश्र, शिव 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 SHIV शिव, शिव प्रसाद मिश्र खुदीराम बोस को शिव प्रसाद मिश्र नामक ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें फांसी की सजा उन्हें फांसी की सजा कर्नडफ नामक जज ने उन्हें फांसी की सजा कर्नडफ उन्हें फांसी की सजा कर्नडफ नामक जज ने उन्हें फांसी की सजा कर्नडफ नामक जज ने सुनाया था। उन्हें फांसी की सजा कर्नडफ नामक जज ने सुनाया था। उन्हें फांसी की सजा कर्नडफ नामक जज ने सुनाया था। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे कम उम्र में फांसी सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस हैं। वे एक हाथ में गीता लेकर शहीद हुए थे।
वे एक हाथ में गीता लेकर शहीद हुए थे। जिस समय उन्हें फांसी दी गई थी, जिस समय उन्हें फांसी दी गई थी उस समय उनका उम्र लगभग 19 वर्ष था। खुदीराम बोस का जन्म खुदीराम बोस का जन्म 1889 ईस्वी में खुदीराम बोस का जन्म 1889 ईस्वी में बंगाल के मिदनापुर में बंगाल के मिदनापुर में मिदनापुर बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। उन्हें फांसी वर्ष 1908 ईस्वी में दी गई है। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस कॉस्ट में वर्ष 1908। आगे हेडिंग मारिएगा, अलीपुर षड्यंत्र केस कॉस्ट में वर्ष 1908। 1908 1908 1908 1908। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। बंगाल के क्रांतिकारी अवैध अवैध यानी बिना लाइसेंस का अवैध हथियार, बंगाल के क्रांतिकारी अवैध हथियार रखा करते थे। इसी को लेकर बंगाल के 34 इसी को लेकर बंगाल के 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर अलीपुर कोर्ट में वर्ष 1908 में केस चलाया गया।
जिस केस को जिस केस को अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं, इस केस के अंतर्गत घोष बंधु इस केस के अंतर्गत घोष बंधु यानी बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ यानी बारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष, इस केस के अंतर्गत घोष बंधु यानी बारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष को भी बारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष को भी गिरफ्तार किया गया। जिसमें अरविंद घोष की पैरवी चितरंजन दास ने किया, जिसमें अरविंद घोष की पैरवी चितरंजन दास ने किया, जिसमें अरविंद घोष की पैरवी चितरंजन दास ने किया, जिस कारण अरविंद घोष इस केस से बरी हो गए, जिस कारण अरविंद घोष इस केस से बरी हो गए, जिस कारण अरविंद घोष इस केस से बरी हो गए। और जब अरविंद घोष जेल से बाहर निकले और जब अरविंद घोष जेल से बाहर निकले और जब अरविंद घोष जेल से बाहर निकले तो उन्होंने यह कहा कि जेल में हमें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। उन्होंने यह कहा कि जेल में हमें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। जेल में हमें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। जेल में हमें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। फुल स्टॉप। भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह। नेक्स्ट पॉइंट, अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई। अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई। अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बना था
जिस कारण बारिंद्र कुमार घोष गुट के एक सदस्य जिस कारण बारिंद्र कुमार घोष गुट के एक सदस्य जिस कारण बारिंद्र कुमार घोष गुट के एक सदस्य जिस कारण बारिंद्र कुमार घोष गुट के एक सदस्य सत्येंद्र नाथ घोष ने जिस कारण बारिंद्र कुमार घोष गुट के एक सदस्य सत्येंद्र नाथ घोष ने नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। सत्येंद्र नाथ घोष ने नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। इसलिए बारिंद्र कुमार घोष गुट के सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फुल स्टॉप। चलिए, तो जितना समझा है लिखा है उसको पढ़िए, तो पढ़िए। जितना समझाए हैं लिखाए हैं उसको पढ़िए।
पढ़ लिए। आइए आइए याद करते हैं, इधर आइए। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण में प्रमुख केंद्र कौन बना? कौन बना? बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसे जाता है? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसे जाता है? बारिंद्र कुमार घोष और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसे जाता है? बारिंद्र कुमार घोष और भद्रलोक समाज की स्थापना किसने किया? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ। भद्रलोक समाज की स्थापना किसने किया? मनिकतुल्ला पार्टी और युगांतर पार्टी की स्थापना किसने किया? बारिंद्र कुमार। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना कौन बनाया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल। लेकिन किंग्सफोर्ड के जगह किसकी हत्या हो गई? प्रसिद्ध वकील केनेडी की पत्नी और फिर खुदीराम बोस को के ऊपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम। खुदीराम बोस को फांसी की सजा कौन सुनाया? कौन जज सुनाया? कर्न डब। खुदीराम बोस को फांसी की सजा कौन जज सुनाया? कौन जज सुनाया है? खुदीराम बोस को फांसी की सजा कौन जज सुनाया? कौन जज सुनाया है? कर्न डब। खुदीराम बोस की तरफ से केस की पैरवी कौन वकील किया था? कालिदास। खुदीराम बोस को जब फांसी मिली थी तो उस समय उनका उम्र लगभग कितना था? लगभग कितना था? अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ है? वर्ष 1900। अलीपुर षड्यंत्र केस में बंगाल के कितने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया? कितने क्रांतिकारियों? किस लिए गिरफ्तार किया गया था? अवैध हथियार रखने के आरोप में। अवैध हथियार रखने के आरोप में। तो अलीपुर षड्यंत्र केस में बंगाल के क्रांतिकारियों को क्यों गिरफ्तार किया गया था? अवैध हथियार रखने के। और अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष के केस की पैरवी कौन किया था? चित्तरंजन। इसी कारण न वो बच निकला। अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह कौन बना था? नरेंद्र गोसाई। अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह कौन बना था? सरकारी गवाह कौन बना था? अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह कौन बना था? अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह कौन बना था? नरेंद्र गोसाई की हत्या कौन किया? सत्येंद्रनाथ घोष। नरेंद्र गोसाई की हत्या कौन किया? नरेंद्र गोसाई की हत्या कौन किया? याद हुआ? इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। कि जो टूल लगाया हुआ लड़का है निकल जाइए, तो एकदम टूल लेकर के निकल जाइए, अपने अपने रूम लेकर टूल चल जाइए, फिर कल लेते आइएगा। रख दीजिएगा। टूल लेके कौन जगह है? जो बेंच पे बैठा हुआ नहीं निकलेगा। लड़का काला शर्ट, बैठो। तुम बेंच पे न था, मार पटास ठीक कर देंगे। तुमको क्या लगता है अकबर बाबर इतना याद है? कौन क्लास में कहां बैठा इतना हमको नहीं याद रहेगा। टूल वाला निकलो। टूल वाला भाई जी लोग निकल जाइए, और उसके बाद हमारी दीदी जी लोग निकलेगी। निकल जाइएगा इसके बाद आप लोग, और उसके बाद लड़का लोग निकलेगा। लड़की को निकलने दीजिए। देखिए देखिए इस सबको। बाबू कैमरा लगा हुआ है, चिन्हित करके हम नानी याद दिला देंगे। बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, तब मारते हैं, कुछ कह देते हैं तो कहता है मास्टर कहता है। मास्टर अहंकारी हो गया है, घमंडी हो गया है। ये नहीं कहेगा कि हम गलती करते तब मास्टर कहता है। आराम से निकलिए ना, अब तो सबको घर ही जाना है। तब आराम से निकलिए।
निकलिए लड़की लोग, सीढ़ी पे बतियाना ना है, सीधे रोड पे निकल जाना है, रोड पे जाके बतियाना है। तो रोड पे जाम लगेगा तो उससे हमको क्या मतलब है? टेस्ट, हाँ 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 होता है, 7 से 9। हाँ खत्म हो गया है, सब चीज पढ़ लिए, कुछ कुछ हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी होता, वहां पे लाइव हो, वहां पे फिजिकल होता है, यहाँ पे लाइव होता है, यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ रात में। यही बैच ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें काहे टेंशन लेते हैं? अरे अलग थोड़े कुछ पढ़ना है जी, यही सब चीज पढ़ना है। ठीक है, एक मेंस अलग से होता है। ठीक है, निकलिए लड़की लोग, जल्दी निकलिए। है हल्ला मत कीजिए आप लोग।